गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट वीडियो में हमने कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो किए थे, समझे थे। फ्यूल्स के प्रिंसिपल चल रहे थे हमारे पास, है ना। और वो प्रिंसिपल्स हमने लगभग 8 प्रिंसिपल वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है बच्चों, अब बाकी प्रिंसिपल्स को हमें और कंप्लीट करना है। प्रिंसिपल कहाँ तक कंप्लीट किए थे? सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन तक। इसके बाद हम आगे प्रिंसिपल्स पर चलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। सबसे पहले ये समझें कि प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन जो डील करता है वो कम्युनिकेशंस के लिए डील करता है। यानी अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट टाइप ऑफ एम्प्लॉय काम करते हैं, अलग अलग लेवल पर काम करते हैं, कोई मैनेजर है, कोई जनरल मैनेजर है, कोई सबऑर्डिनेट है यानी सुपरवाइजर है, कोई वर्कर है, तो उनके लेवल होते हैं। देखते हैं कैसे लेवल होते हैं। जैसे ये मिस्टर ए मैनेजर, कौन सा मैनेजर? जनरल मैनेजर। ठीक है, और ये मिस्टर बी स्टोर मैनेजर, और ये मिस्टर सी स्टोर मैनेजर कह सकते हैं, या इसको कहते हैं प्रोडक्शन मैनेजर। चलो मैंने प्रोडक्शन मैनेजर बना दिया। ठीक है, और ये कौन है? सुपरवाइजर। है ना, ये कौन है? वर्कर। अब देखो ये लेवल पर काम कर रहे हैं। ऊंचे लेवल पर ये है, फिर उसके बाद ये आता है लोअर लेवल पर सबसे नीचे। ठीक है, अब मानो किसी जनरल मैनेजर को कोई इन्फॉर्मेशन देनी है। क्या इन्फॉर्मेशन देनी है? प्रोडक्शन के बारे में, कि प्रोडक्शन 1000 यूनिट बढ़ाना है। तो प्रोडक्शन करता कौन है? वर्कर काम करते हैं प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के लिए। ठीक है, यानी ये वर्कर जो वर्क कर रहे होंगे वो मशीनरी के साथ में वर्क कर रहे होंगे, है ना। तो मशीनरी से ही प्रोडक्शन होगा, यानी इन वर्करों को ही काम करना है। लेकिन क्या ये मैनेजर डायरेक्ट आकर वर्कर को बताएगा? नहीं, ये एक सिस्टम है कम्युनिकेशन का। जनरल मैनेजर किससे कहेगा? प्रोडक्शन मैनेजर से, और प्रोडक्शन मैनेजर इन्फॉर्मेशन देगा सुपरवाइजर को, और सुपरवाइजर बताएगा इसको आकर। ठीक है, तो इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। अब इस स्केलर चेन में क्या समस्या आती है? देखो, कोई भी नोटिस किसी भी काम के लिए, चाहे प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हो और डिसिप्लिन के लिए भी हो सकते हैं। तो अगर जनरल मैनेजर ने कोई इन्फॉर्मेशन बताई, किसके लिए बताई? वर्कर्स के लिए बताई। अब प्रोडक्शन मैनेजर तक वो 100% बताई होंगी, है ना, इसने इन्फॉर्मेशन दी होंगी इसे 100%। लेकिन ये जो मैनेजर है ये थोड़ा सा लेजी है। इसने क्या करा? बताने में थोड़ी सी बातों को ख़त्म कर दी। जैसे कोई इन्फॉर्मेशन मैं आपको डिटेल्स में बताऊँ कि ये सब कुछ करनी है ना, और आपको ये बातें दूसरों को बतानी है। तो जब आप दूसरों को बताओगे तो वो सारी लाइन एज इट इज़ नहीं बताते। क्या करते हैं? उन लाइनों को थोड़ा सा या तो चेंज कर दिया जाएगा, इंक्रीज कर दिया जाएगा, डिक्रीज कर दिया जाएगा। यानी जो वर्ड मैंने आपको बोले हैं सिमिलर वर्ड नहीं बोले जाते दूसरे के व्यक्ति के कारण, यानी चेंजेस आते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन 100% इसको दी, इसने उसमें से चेंज करके वो पहुँचा दी यहाँ तक 80% आई। ऐसे ही जब इसने इसको बताई होंगी तो इसने भी ख़त्म कर दी बातें। तो इन्फॉर्मेशन कितनी आई? मान लेते हैं 60%। यानी जनरल मैनेजर से इन्फॉर्मेशन चली 100% और वर्कर तक पहुंची कम। तो ये दिक्कतें आती हैं इस प्रिंसिपल्स के फॉलो होने में। दूसरी दिक्कतें क्या आती हैं? टाइम कंज्यूमिंग, कि अगर ए को यहाँ तक कोई वर्किंग बतानी है, डी को, ये हमारा डी था, है ना, वर्कर जो था डी था, डी से कोई बात करनी है तो सिस्टम के हिसाब से चलेंगे, क्योंकि जनरल मैनेजर कहाँ बैठा होगा? हेड ऑफिस में, और स्टोर मैनेजर स्टोर में बैठा होगा। तो मैनेजर को पहले या तो जनरल स्टोर मैनेजर को बुलाना होगा, उसे बताएगा। स्टोर मैनेजर क्या करेगा? वो सुपरवाइजर को बुलाएगा इसको, तब उसे बताएगा। सुपरवाइजर जाकर तब इनको कहेगा। तो ये टाइम कंज्यूमिंग भी है ना। एक समस्या और आती है, एक और डिपार्टमेंट, ये तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट था, मान लेते हैं सेल मैनेजर है कोई, मैं सेल डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ। एक है सेल मैनेजर,
कौन है मिस्टर पी, है ना। फिर उसका सुपीरियर भी होगा, सुपरवाइजर भी होगा सेल मैनेजर का, क्यू, है ना। फिर उसके नीचे काम करने वाला भी होगा आर, और फिर उसका भी होगा जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट एस, ठीक है। अब ये ऐसे ऐसे लोअर ग्रेड पर आते चले जाते हैं। अब सेल कौन करता है फाइनली, सेल कर रहा होगा ये फाइनल वाला, इसका काम सेल करना का होगा, और प्रोडक्शन करने का काम किसका होगा, वर्कर का। अब एक्चुअल में सेल की डिमांड आई इमरजेंसी में डिमांड आई 1000 यूनिट की या 100 यूनिट की डिमांड आ गई, चलो मान लेते हैं, है ना। अब प्रोडक्शन हमारे पास तैयार है या नहीं है, तो क्या करेगा, किससे पता लगेगा, ये वर्कर कर रहे होंगे प्रोडक्शन, और वर्कर की जो टोटल इन्फॉर्मेशन रहती है वो सुपरवाइजर के पास भी रहती है या वर्कर के पास रहेगी, इसके पास तो नहीं है ना। मानो इसको पता लगाना है कि भाई मेरे पास इतना माल तैयार है या नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये पहले इससे पूछेगा भाई जाकर पता कराओ, ये फिर इसको इन्फॉर्मेशन देगा। यानी स्केलर चेन कहती है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर पास कर रहे हैं तो टॉप लेवल से लोअर लेवल की तरफ आती है, और उसका फीडबैक जो आता है, रिप्लाई जो आता है, वो लोअर लेवल से ऊपर की तरफ को जाता है। यानी इसने कोई इन्फॉर्मेशन पास करी, इस तक आ गई इन्फॉर्मेशन, वर्कर ने कहा ठीक है हमने ये कर लिया फॉलो, ये इसको बताएगा, फिर ये इसको बताएगा, ये जाकर इसको बताएगा, है ना। यानी ऑर्डर चलते हैं इधर से, फीडबैक चलता है इधर से, है ना। तो अब जब इसने पूछा इससे, तो ये इससे पूछ रहा है, ये इससे पूछ रहा है, और ये जाकर फिर इससे पूछेगा, इसको क्या पता, ये किससे पूछेगा, बी से, प्रोडक्शन मैनेजर से, और प्रोडक्शन मैनेजर किससे पूछेगा, सुपरवाइजर से, सुपरवाइजर किससे पूछेंगे, वर्कर से। तो इतनी देर में तो कस्टमर भाग जाएगा। अभी तो मैंने यहाँ बोर्ड पर बनाया है, लेकिन फैक्ट्री या कंपनी जो होती है, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट होती है, वो बहुत बड़ी होती है। तो इन केस ऑफ इमरजेंसी इसको डायरेक्ट डील करनी होगी या तो सी से या इससे, ठीक है। तो अब यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन फॉलो नहीं हो रही, यानी वो एक चेन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, रूल्स ब्रेक कर दिया है। एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से बात कर रहा है, तो हम इसको कहते हैं गैंग प्लान। वर्ड को याद कर लेना, कीवर्ड है एमसीक्यूज के लिए और केस स्टडी के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये होते हैं हमारे प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, पढ़ लेना इसे। देखो, स्केलर चेन मीन्स लाइन ऑफ अथॉरिटी और चेन ऑफ सुपीरियर फ्रॉम हाईएस्ट टू लोअर, फ्रॉम हाईएस्ट टू लोअर, ठीक है। फेओल इंसिस्ट दैट, यानी फेओल बताता है कि दिस चेन मस्ट बी फॉलोड स्ट्रिक्टली, ये चेन स्ट्रिक्टली फॉलो होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर कोई इंफॉर्मेशन जनरल मैनेजर ने बताई और इसने फॉलो की, इसने नहीं की, तो क्या हुआ, ये वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल हो गया। और वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल का मतलब जो इंफॉर्मेशन इन तक पहुंचनी चाहिए थी वो नहीं पहुंची, और जब नहीं पहुंची तो रिजल्ट नहीं आएगा उसका, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्केलर चेन द प्रिंसिपल इफ ई वांट टू कॉन्टैक्ट, यानी क्या कह रहे हैं कि अगर ई कॉन्टैक्ट करना चाहता है ओ से, तो ई डी से कहेगा, डी सी से, डी सी ए बी से, फिर ए एल एम एन, और तब जाकर ओ को होते हैं। लेकिन इफ द चेन इज ब्रोकन देर आर चांस टू कम्युनिकेशन गैप इन द ऑर्गेनाइजेशन, बस समटाइम फॉलोइंग स्केलर चेन बिकम द लॉन्ग प्रोसेस, कभी कभी वो लॉन्ग प्रोसेस होता है। तो इन केस ऑफ इमरजेंसी हम उसको फॉलो करते हैं, जिसको बोलते हैं गैंग प्लान, ठीक है। फ्यूल्स परमिट भी करता है इमरजेंसी के केस में। फ्यूल्स ने इस प्रिंसिपल में ये भी कहा कि इन केस ऑफ इमरजेंसी हम इस रूल्स को फॉलो कर सकते हैं, यानी ये मैनेजर साहब डायरेक्टली आकर इससे भी पूछ सकते हैं, लेकिन इन केस ऑफ इमरजेंसी के केस में। जनरल कोर्स ऑफ डीलिंग में ये सिस्टम से चलना है, जिसको कह रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, ठीक है। केस स्टडी आएगी, वो एक चेन बना कर दे देंगे कि इस तरह से उन्होंने कम्युनिकेशन की, बताइए कौन सा प्रिंसिपल फॉलो किया, तो हमें पहचानना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो ये था हमारा प्रिंसिपल। नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल इन ऑर्डर। तो बच्चों, ये जो प्रिंसिपल है ये डील करता है, डील किस चीज में करता है, गुड्स को या रॉ मटेरियल को ऑर्डर में रखने के लिए। जैसे एक दुकान पर कोई सेठ जी बैठे होते हैं, सेलर होता है तो है नहीं,
बहुत सारे गुड्स बेचता है। वो गुड्स किस तरह के बेचता है? गुड्स इस तरह के बेचता है जैसे चावल, दाल, चीनी, ये इस तरह के जनरल स्टोर का काम करता है। तो तुमने देखा होगा उस जनरल स्टोर की बात कर रहे हैं हम। जनरल स्टोर के अंदर जहां पर ये व्यक्ति बैठा होगा, इसने बहुत सारे गुड्स अपने पास रखे होंगे, है ना। ये लोग बहुत सारे गुड्स अपने पास रखे होंगे और बहुत सारे इधर भी रखे होंगे, है ना, और बहुत सारे गोडाउन में भी रख रखे होंगे, है ना। ये लोग गोडाउन में रख रखे हैं बहुत सारे, ठीक है। अब क्या कहता है, जब कस्टमर इसके पास जाएगा, गुड्स मांगेगा, ये यहाँ से उठा कर देगा या वहाँ से उठा कर देगा, लेकिन इसने एक ऑर्डर में उस गुड्स को रखे हुए हैं। कैसे? ये लो, सबसे पास कौन से गुड्स को रखा हुआ है? जिसकी सेल सबसे ज़्यादा होती होगी, और सबसे दूर जिसकी सेल सबसे कम है। लेकिन अगर मैं इस गुड्स को यहाँ रखूँ और इस गुड्स को वहाँ पहुँचा दूँ, ध्यान करना, या मैं इस गुड्स को गोडाउन में पहुँचा दूँ, तो इस गुड्स की सेल सबसे ज़्यादा होती है और इसको बार बार अपनी सीट पर से उठकर वहाँ जाना होगा या गोडाउन में जाना होगा, और सीट पर से उठने पर इसका टाइम कंज्यूम हो रहा होगा। टाइम कंज्यूम होने पर सेल जो जितनी होनी चाहिए थी वो उतनी नहीं हो रही होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है? गुड्स को ऑर्डर में रखने की बातें जो सिखाता है वो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर है, ठीक है। यानी हाईएस्ट यूजफुल थिंग्स विल बी नियर बाय पर्सन एंड लोएस्ट यूजफुल थिंग विल बी नियर बाय डिस्टेंस बाय पर्सन, ठीक है। अब ऐसे ही हम जो इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं फैक्ट्री के अंदर करते हैं। यानी फैक्ट्री के अंदर एक मशीनरी पर जो वर्कर काम कर रहा होता है, उस वर्कर को कुछ रॉ मटेरियल यूज करना होता है मशीनरी में, तभी तो गुड्स बनकर तैयार होता है। इन सब से मिलकर एक गुड्स तैयार होता है ना, विद द हेल्प ऑफ मशीनरी। तो लेकिन इसने सबसे पास अपना कौन सा गुड्स रख रखा होगा? जिसकी ज़्यादा यूज़ हो रहे होंगे। दूर पर कौन सा रख रखा होगा? जिसका कम यूज़ हो रहा होगा, ठीक है, ताकि ज़्यादा यूजफुल चीज़ के लिए इसे बार बार उठकर दूर ना जाना पड़े, ठीक है। तो ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, डील इन गुड्स। इन दिस प्रिंसिपल ऑर्डर डज नॉट मीन्स कमांड, बट यानी ये कह रहे हैं कि किसी कमांड की बात नहीं कर रहे हैं। इट रेफर टू ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल। आदमी के साथ में उसका मटेरियल को अरेंज करना है। मटेरियल पास में कौन सा रखना है, दूर कौन सा रखना है? पास में उसको रखना है जिसकी यूज़ ज़्यादा हो। फिक्स प्लेस फॉर एवरीथिंग, एक तो उसकी जगह फिक्स होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि बार बार हर दिन आकर उसे ढूंढना पड़े कि कहाँ रख दिया। अगर उसका प्लेस फिक्स होगा तो हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी, फाइंड करने में आसानी होगी, टाइम वेस्ट कम होगा। तो यानी ये जो ऑर्डर है ये हमारे टाइम वेस्ट होने से बचाता है, ठीक है। एंड एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन फ्योल इंसिस्ट दैट देयर मस्ट बी ए फिक्स प्लेस टू कीप एवरी मटेरियल एंड थिंग टू यूज इन ऑर्गेनाइजेशन आर फिक्स प्लेस और सेट और केबिन फॉर एवरी एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सो दैट नो टाइम एंड एनर्जी इज वेस्टेज सर्च ऑफ एनी मटेरियल। यानी एक तो फिक्स प्लेस की बात हो गई, एक उसको ऑर्डर में रखने की बात हो गई, कौन सी दूर कितने पास रखना है ना। आगे आ जाओ, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इसके बाद कहते हैं, यानी दो प्रिंसिपल ये हमारे हो चुके हैं। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का मतलब है फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है हमारे पास। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक राइट है, राइट टू इक्विटी, है ना। ये वही इक्विटी है, यानी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो टॉप लेवल के वर्कर हैं, जो मैनेजर होते हैं, उनको ये रूल्स किसके लिए है? मैनेजर के लिए। मैनेजर फॉलो करवाएगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। तो मैनेजर की थिंकिंग ये होनी चाहिए कि वो इक्वल राइट दे, ना तो कास्ट के बिहाफ पर पार्शियलिटी करे, ना ही उनकी एबिलिटी के बिहाफ पर करे। लेकिन टैलेंट के हिसाब से उनको जॉब तो असाइन करी जाती है, लेकिन हम इक्वल राइट रखें उनके लिए, कास्टिज्म वाला इफेक्ट ना हो, जेंडर इफेक्ट ना हो, ठीक है, कि वर्कर सिर्फ मेल ही रखे जाएंगे, वर्कर सिर्फ फीमेल ही रखे जाएंगे। तो हम इक्वल राइट की बात कर रहे हैं। इक्विटी रेफर टू द काइंड, फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट टू एम्प्लॉय। द एम्प्लॉय विल पुट देयर मैक्सिमम एफर्ट ओनली व्हेन दे आर ट्रीटेड विद द काइंडनेस एंड जस्टिस। अगर हम किसी व्यक्ति के साथ में भेदभाव करेंगे तो वो हमारे लिए कभी काम अच्छा नहीं कर सकता। अगर हमें किसी से काम लेना है, काम कराना है,
तो उसको इक्वल राइट देना होगा, है ना, भेदभाव नहीं करना होगा, उसके साथ काइंडली प्रेजेंट होना होगा। ठीक है, तो ये तो सिंपल था, कर लेना इसे। इसके बाद आते हैं स्टेबिलिटी ऑफ टेनर। देखो स्टेबिलिटी ऑफ टेनर डील करता है, इक्विटी है ना, स्टेबिलिटी ऑफ टेनर की बात करते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ टेनर ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशंस की हैसियत बताता है कि वो कैसी हैं, अच्छी हैं या बुरी हैं। जनरली ये जो डील करता है टेनर के स्टेबिलिटी पर, यानी एम्प्लॉय के स्टेबिलिटी पर डील करता है। एक कंपनी है, मैं एग्जांपल देता हूं बच्चों, एग्जांपल मैं देता हूं, एक कंपनी है ए लिमिटेड और एक कंपनी है के लिमिटेड। ठीक है, इसमें काम करने वाले जो वर्कर हैं उन वर्करों की बात करते हैं। इसमें जो काम करने वाले वर्कर हैं वो कोई 10 साल से काम कर रहा है ना, कोई 5 साल से काम कर रहा है ना, ऐसे ही डिफरेंट टाइप हैं, मतलब रुके हुए हैं, जॉब छोड़कर जाने को तैयार नहीं है, बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं बहुत लंबे लंबे समय तक। ठीक है, तो एटसेट्रा इस तरह से करते हैं। और इसमें जो काम करने वाले एम्प्लॉय हैं वो एम्प्लॉय 2, 4, 6 महीने काम करते हैं और छोड़कर भाग जाते हैं। तो क्या दिखाई दे रहा है इससे? इससे दिखाई ये देता है कि अगर के लिमिटेड में काम करने वाला एम्प्लॉय ही ना रुक रहा हो, भाई अगर एक एम्प्लॉय नहीं रुक रहा, एक को दिक्कत है, इसको दिक्कत है, वो नहीं रुका, छोड़कर भाग गया, इसको दिक्कत है, ये भी छोड़कर भाग गया, तो इसमें कमी हो सकती है, काम करना नहीं चाहता होगा, निठल्ला होगा बिल्कुल ये, है ना, इसमें कमी हो सकती है। लेकिन जो आता है वो रुकता ही नहीं है इसके यहाँ पर, तो फिर कमी इनमें नहीं है भाई, फिर तो कमी इसके अंदर है। यानी अगर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एक व्यक्ति नहीं रुक रहा, कुछ व्यक्ति नहीं रुकते, तो उनकी इंडिविजुअल प्रॉब्लम हो सकती है, या तो वो काम करना नहीं चाहते या कोई इनकी पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशंस की ही हैबिट ये है कि वहाँ काम करने वाले वर्कर रुकते ही नहीं हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशंस की कंडीशन फ्लॉप होगी, क्योंकि हर वर्कर को काम करना के लिए पहले ट्रेंड करना होता है, तब उसकी जॉब पर असाइन करना होता है। और जब इसके यहाँ पर कोई रुक ही ना रहा होगा तो ना तो वो ठीक से ट्रेंड हो रहा होगा, ना ही वो जॉब पर वर्क कर रहा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब जब वो ट्रेंड ही ना हो रहा होगा तो काम क्या कर रहा होगा। दूसरी बात, इसके यहाँ काम करने वाले रुक क्यों नहीं रहे, या तो ये पैसे टाइम पर नहीं देता होगा या उनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन करता होगा, तो ऐसी समस्या आ सकती है। तो इसका आउटपुट खत्म, यानी ये कंपनी डूबने की कगार पर पहुंच जाएगी, है ना। लेकिन इसको देखो, जो काम कर रहे हैं वेल एक्सपीरियंस हो चुके हैं, छोड़कर जाने को तैयार नहीं है, इसकी कंडीशन क्या होगी? ये तो कंपनी अपना आप ही आगे चलेगी। यानी अगर हमें किसी कंपनी की ये हैसियत देनी है, देखनी है कि वो कैसी है, अच्छी कंपनी है, बुरी कंपनी है, या अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, बुरी ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम उसमें काम करने वाले व्यक्तियों को देख लें। प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेनर है, यानी एम्प्लॉय स्टेबल है या नहीं है, ये जरूरी है। बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं हमारे आसपास में जहाँ टीचर रुकते ही नहीं हैं, छोड़कर भाग जाते हैं, कुछ दिन रुकते हैं भाग जाते हैं। उन स्कूलों की हालत कैसी हो रही है? वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल, यानी जिन स्कूलों के टीचर लंबे समय तक रुक रहे हैं वो स्कूल अच्छे ही होंगे श्योरली, और जिन स्कूलों में टीचर रुकते ही नहीं हैं वो श्योरली अच्छे नहीं होंगे। ठीक है बेटा, तो ये है स्टेबिलिटी ऑफ टेनर, पढ़ लेना इसको भी। इसके बाद आता है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब है, देखो इनिशिएटिव में कहते हैं कि एक मैनेजर है, मैनेजर यानी काम करने वाला जो मैनेजर है वो अपने वर्करों को, ऑर्डर की बात नहीं हो रही, जैसे मैंने पीछे बताया था, अगर कोई स्केलर चेंज वाली बात हो रही तो वहाँ तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन पास करने वाली बात है। लेकिन ये मैनेजर, यहाँ ऑर्डर की बात नहीं हो रही, ये वर्कर है,
है ना। ये मैनेजर इसके पास आता है और इसको शाबाशी भी देता है, बहुत अच्छा काम कर रहा है बेटा। अच्छा, तो इसने क्या सोचा, ये जो छोटे लेवल का वर्कर जब बॉस आकर हाथ रख देना उसके ऊपर, तो वो सुपरमैन बन जाता काम करने के मामले में। यानी अगर कोई सीनियर अथॉरिटी का व्यक्ति जूनियर अथॉरिटी पर काम करने वाले व्यक्ति को इनिशिएट कर दे, है ना, तो इसका मतलब उसके काम करने की एबिलिटी बढ़ जाती है। अब इनिशिएट करने के तरीके क्या ही हो सकते हैं। एक तो इसको अगर पर्सनली, अरे बहुत अच्छा काम कर रहा है बेटा, है ना। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि जब भी मैनेजर कोई काम करता है ना, मानो ये वर्कर प्रोडक्शन में काम डील करता है, इसका काम है प्रोडक्शन एक्टिविटी में वर्क करना। ये वर्कर की जगह कोई भी हो सकता है, सुपरवाइजर भी हो सकता है, छोटा मैनेजर भी हो सकता है, मिडिल लेवल का एम्प्लॉय भी हो सकता है। अब मैनेजर ने पूछा कि भाई कोई मशीनरी के साथ काम करने पर तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, अगर कोई रिक्वायरमेंट हो रही हो तो मुझे बताओ, कोई सलाह दो जिससे प्रोडक्शन और अच्छा हो सके। तो मैनेजर आके पूछ रहा है ना इससे, तो ये क्या होगा, ये तो सुपरमैन बन जाएगा बच्चों। भाई मैनेजर आकर मुझसे बात करता है, मुझसे पर्सनल सलाह लेता है, तो मीन्स इसके काम करने के तरीके में चेंजेस आएंगे। तो इसे हम कहते हैं इनिशिएटिव करना, यानी अपने एम्प्लॉय को इनिशिएट करना, है ना, क्रेव इंक्रीज कराना उसका काम करने के प्रति। पढ़ें बेटा इसको थोड़ा सा। इनिशिएटिव रेफर टू द टेकिंग ए फर्स्ट स्टेप विद द सेल्फ मोटिवेशन। अच्छा, दूसरी बात, कोई भी काम करने से पहले, हम पहले आगे पढ़ने से पहले अगर कोई भी स्टेप हमें लेना है तो हम दूसरों को आगे ना बढ़ाकर पहले खुद करने की कोशिश करें, है ना, ताकि जब मैनेजर खुद करने की कोशिश करेगा तो लोग फिर अपना आप ही पीछे आ जाएंगे, है ना। तो हम एक ऐसी कहानी को ही जनरेट करते हैं इसमें, पढ़ो उधर। Fayol suggests that employee in the organization must be given an opportunity to take some initiative, है ना, एम्प्लॉय को मौका दिया जाना चाहिए इनिशिएटिव का इन द मेकिंग ऑफ एग्जीक्यूटिंग ए प्लान। यानी कोई भी प्लान करते समय जब भी कुछ मैनेजर प्लान कर रहा होगा तो एम्प्लॉय से भी पूछा जाए कि भाई तुम्हारी क्या सलाह है, कैसा होना चाहिए ये। तो इसका मतलब एम्प्लॉय से हम सलाह ले रहे हैं तो एम्प्लॉय खुश होकर काम करेगा ना, वो सोचेगा कि भाई इसका मतलब हमारी भी कुछ वैल्यू है। लेकिन हम कुछ भी डिसीजन लेते हैं एम्प्लॉय से पूछते नहीं है, अलग पटवी। अगर बोलेगा भाई तू बैठ जा उधर को, तेरे से नहीं पूछ रहे हम, इतना बड़ा हो गया तो हमें सलाह देगा, तो इसका मतलब उसको हमने डिमोटिव कर दिया, इनिशिएट नहीं करा, उसको मोरलाइज कर दिया हमने, वो काम भी ना करने का हमारे साथ में, नखरे में बात करेगा बिल्कुल। ठीक है, तो हम क्या करें, एग्जीक्यूटिव प्लान करने से पहले हम उसको इनिशिएट करें। इट गिवन द इमेंस सेटिस्फैक्शन टू द एम्प्लॉय। इमेंस मतलब आत्मसंतुष्टि मिलती है हमें से। सो मैनेजर मस्ट वेलकम द सजेशन एंड आइडिया ऑफ द एम्प्लॉय। की लाइन है, अंडरलाइन कर लें, मैनेजर को एम्प्लॉय द्वारा दिए गए सजेशंस का वेलकम करना चाहिए, ना कि बैठ नीचे, तू कौन है वे बताने वाला, तेरी इतनी हैसियत को तू बताएगा। ठीक है, तो इस तरह से रिएक्ट ना करना चाहिए, बल्कि उसके द्वारा दिए गए सजेशन और आइडिया का वेलकम करें और उसको वेल डिसाइड करा जाए। अकबर है ना, शहंशाह अकबर, सम्राट अकबर है ना, क्या था उसकी कंडीशन, उसके नवरत्न हुआ करते थे दरबार में, यानी वो राजा था लेकिन कुछ भी करता था तो उनकी सलाह लेता था पहले, बताओ भाई क्या करना है, तब जाकर वो कोई स्टेप लेता था। तो इसका मतलब वो इनिशिएटिव स्टेप फॉलो कर रहा था, यानी कुछ भी करने से पहले अपने एम्प्लॉइयों से पूछ रहा है, उनके आइडियाज़ का वेलकम कर रहा है। लेकिन अगर इसके जस्ट अपोजिट होता तो क्या होता, अकबर भाई ख़त्म हो जाता उस समय तक। यानी इसकी कामयाबी के रहस्य में सबसे बड़ा रहस्य ये भी है कि उसके जो नवरत्न थे वो उनसे सलाह लिए बगैर कुछ करता ही नहीं था। ठीक है, तो यही ऑर्गेनाइजेशंस पर फॉलो होता है। ठीक है, द इनिशिएटिव डज नॉट मीन द डिसओबीडियंस, यानी डिसओबीडियंस का मतलब बातें नहीं मानना। वन डिसीजन आर टेकन बाय द मैनेजमेंट देन एवरी एम्प्लॉय मस्ट फॉलो। अब दूसरी बात, मैं मैनेजर, मैंने क्या करा, सारे एम्प्लॉइयों से सलाह ली, बताओ भाई क्या राय है सबकी, सबसे राय ली, है ना, सबसे हमने उनके डिसीजन लिया ना, हमने पूछा भी क्या होना चाहिए, उसके बाद मैंने फाइनलाइज करा कि ये करना है। अब ये करने पर मैंने उसको रूल्स अप्लाई करा दिया कि भाई अब यही करना है। तो एक बार अगर मैनेजर ने डिसीजन ले लिया तो सभी एम्प्लॉइयों को फॉलो भी करना पड़ेगा। जब तक डिसीजन नहीं लिया है
तब तक अपनी आइडियाज़ देते रहें, और आइडियाज़ को वेलकम करने का जो राइट होना चाहिए, मतलब ड्यूटीज़ होनी चाहिए, वो मैनेजर की होनी चाहिए। और लेकिन डिसीजन लेने के बाद फिर फॉलो ज़रूर होना चाहिए। आगे आओ बच्चों, एस्पिरिट डी क्रॉप। देखो सीधा सीधा एग्जांपल देता हूँ। एस्पिरिट डी क्रॉप का मतलब है, एक मूवी आई थी पद्मावत, है ना, उसमें एक कैरेक्टर था अलाउद्दीन खिलजी का। ध्यान करना क्या होता है कि जब खिलजी अटैक करने के लिए जाता है वहाँ पर, तो उस अटैक करते समय उसका जो किला होता है राजा का, पद्मावती का, उसके चारों तरफ ऐसी बाउंड्रीज बनी होती हैं कि वो उस पर अटैक नहीं कर पाता। तो खिलजी क्या करता है, अपनी सेना को लेकर वहीं बैठ जाता है, और 6-7 महीने 10 महीने तक उस सेना को लेकर वहीं बैठ गया, है ना। पढ़ने में तो इंटरेस्ट नहीं होगा, कहानी में ज़रूर इंटरेस्ट आ रहा होगा, है ना। तो अब क्या करा उसने, जब बहुत दिन हो गए, लंबा समय हो गया, तो उसकी सेना ने हथियार डाल दिए, खिलजी की सेना ने लड़ने से मना कर दिया। अब खिलजी ने क्या देखा, ध्यान से देखना, ये इसी स्पिरिट डी क्रॉप का एग्जाम्पल है, इसीलिए मैं इसको इसमें कन्वर्ट कर रहा हूँ। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि अपनी सेना को डिमोरलाइज होते हुए देखते समय उसने क्या करा, देखना फिल्म को, वो जाता है अपने सैनिकों के बीच में और एक बेहतरीन सी स्पीच देता है, और स्पीच देते के साथ ही सारे जो सेना होती है वो क्रेव से भर जाती है, मतलब एफर्ट, मतलब तैयार हो जाती है लड़ने के लिए फिर दोबारा से। फिर क्या करता है, फिर वो एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज करता है, मतलब कुश्ती का कंपटीशन ऑर्गेनाइज करता है, रेसलिंग का, खुद लड़ता है उसमें जाकर वो, और लड़ने पर सारे सैनिकों को बुलाता है, वो दर्शक बनते हैं, और दर्शक बनते समय उनमें जो जुनून है ना उसको इंक्रीज कराता है, ताकि उनके अंदर जज्बा बना रहे लड़ने का। तो ये सब उसने क्या करा, ये सब अपने सैनिकों को क्रिएटिव बनाने के लिए, जुनूनी बनाने के लिए किया उसने, है ना। तो ऐसे ही एस्पिरिट डी क्रॉप का मतलब होता है कि जब भी कोई काम ऑर्गेनाइजेशंस करती है तो हम ये देखते हैं कि किसी एक ने उस काम को करा पर्टिकुलर, है ना। हर ऑर्गेनाइजेशंस में, मानो रिलायंस इंडिया लिमिटेड है, अंबानी की बात कर रहे हैं, उसने क्या करा, इस साल लीडिंग कंपनी बनी वो वर्ल्ड की। अब अंबानी क्या करेगा, अंबानी जाकर ये कहेगा कि ये मेरी बदौलत है, मैंने करा है ये सब कुछ, नहीं, वो जाकर अपनी कंपनी में अपने एम्प्लॉइयों को थैंक्स देगा कि ये सब तो हम सब के मिलकर एफर्ट की वजह से है। एक बात। दूसरी बात, अगर हमारी कंपनी में काम करने वाले वर्कर गलती से डिमोरलाइज हो रहे हों, थक रहे हों, टायर्डनेस फील कर रहे हों, फटीग हो रहे हों, तो उस समय मैं जाकर क्या करूं, एक बेहतरीन सी स्पीच दूं ताकि मेरे एम्प्लॉय क्रिएटिव जुनूनी हो जाए, काम करने के लिए उनको लगन बढ़े, है ना। तो इसको कहते हैं एस्पिरिट डी क्रॉप। बच्चों एक और एग्जांपल, आर्मी के अंदर जब भी कभी जंग छिड़ने के चांसेस बनते हैं तो आर्मी में देशभक्ति सॉन्ग सुनाए जाते हैं उन्हें, ताकि सैनिकों के अंदर देशभक्ति का जुनून बढ़े और वो अब बेहतरीन एफर्ट के साथ में दुश्मन से लड़ें, यानी एस्पिरिट डी क्रॉप होता है यहाँ पे, ठीक है। देखो इधर, द मैनेजमेंट मस्ट एनकरेज एंड प्रमोट ए टीम स्पिरिट, यानी टीम को प्रमोट कर रहे हैं, किसी इंडिविजुअल को नहीं कर रहे। यूनिटी एंड हार्मनी, दिस विल ब्रिंग द कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ए मैनेजर शुड रिप्लेस द आई वर्ड, यानी वो ये ना कहे, रिलायंस वाला एग्जाम्पल, अंबानी ये ना कहे कि सब मेरी अपने दिमाग की उपज है, यानी अंबानी को क्या करना कि मेरे यहाँ काम करने वाले व्यक्तियों की सबकी मेहनत है भाई, इसकी वजह से ही मैं सक्सेस हो पाया हूँ, ठीक है। तो ये थे हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, टेलर के प्रिंसिपल, फेल्स प्रिंसिपल सॉरी, है ना। इसके बाद हम पढ़ते हैं आगे जाकर नेक्स्ट वीडियो में।